हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की सीरीज को। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस सीरीज को हम। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज डेवलप्ड इन द मोनास्ट्रीज ऑफ आसाम। तो देखो, आसाम से रिलेटेड डांस बताना है। एक डांस है जो कि आसाम की मोनास्ट्रीज में डेवलप्ड हुआ था। ठीक है, तो देखो ऑप्शन को देख लेते हैं पहले। तो देखो, भरतनाट्यम हो नहीं सकता क्योंकि ये तमिलनाडु का है। कथक नहीं हो सकता क्योंकि ये यूपी का है। सत्रिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्रिया डांस। ठीक है, और देखो ये आया हुआ है आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 में। हालांकि अब फिर से सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। सत्रिया originated in the Satara as the part of Neo-Vaishnavite movement started by श्रीमंता शंकर देव इन 15th सेंचुरी। देखो, जो सत्रिया डांस है ना, ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है सतारा। सतारा यानी कि यहाँ मोनास्ट्री को असम में सतारा बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, जो सत्रिया डांस है ना, एक तरह से ये जो सतारा है, जो मोनास्ट्री है ना, ये जो वैष्णववाद आंदोलन रहा है ना, उसका ही एक पार्ट था। और इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था श्रीमंत शंकर देव के द्वारा 15वीं सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे। सतारा डांस कहाँ का है और किसका ये पार्ट रहा है, इसकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, ये सारे याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ना जो ये शंकर देव है ना, इन्होंने प्रमोट किया था एक शरण नाम धर्म। ठीक है, ये क्या था यहाँ का, ये कि डिवोशनल चैंटिंग, डिवोशनल चैंटिंग था। चैंटिंग मतलब हम कह सकते हैं कि जाप या मंत्र। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ इस तरह के जाप किया जाते हैं जो इस कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, कि इनका जो जाप है ये है एक शरण नाम धर्म। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं कि इन 2000 ये जो संगीत नाटक एकेडमी है ना, इसने ना सत्रिया डांस को क्लासिकल डांस के रूप में माना है। ठीक है, रिकॉग्नाइज किया है सत्रिया डांस को। ठीक है, अच्छा देखो, क्लासिकल डांस के बारे में आपने सुना होगा। क्लासिकल डांस है टोटल, ये 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला क्लासिकल डांस क्या है, तो ये सत्रिया ही है, जिसको कि 2000 में ना सत्रिया डांस के, सॉरी 2000 में ही ना क्लासिकल डांस के रूप में इसको माना गया। ठीक है, तो याद रखेंगे जो लेटेस्ट जो क्लासिकल डांस में शामिल हुआ है, ये सत्रिया डांस ही है। नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ इज अ पॉपुलर डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। छऊ कौन से स्टेट का पॉपुलर डांस है। तो देखो, जो छऊ है ना, गुजरात का नहीं है, हरियाणा का नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये झारखंड हो जाएगा। छऊ देखो, बेसिकली ना जो छऊ है ना, ये 3 स्टेट में है ये छऊ। हाँ, ये 3 स्टेट्स में है छऊ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ छऊ की बात हुई है, तो ये अभी वाला तो ये झारखंड में है। और 3 स्टेट्स और कौन कौन से हैं, तो आगे देखते हैं हम। देखो, जो छऊ डांस है, ये एक मार्शल और एक फोक ट्रेडिशन है। और इसके तीन तीन छऊ डांस के स्टाइल्स है, ये याद रखेंगे। देखो, पहला मैं यहाँ पे लिख के बता दूँ आपको, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो एक होता है पुरुलिया छऊ, पी लिख देती हूँ, पुरुलिया छऊ। और एक होता है सरायकेला छऊ, और एक होता है मयूरभंज छऊ। ठीक है, तो पुरुलिया छऊ ये तो पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं ना। पी फॉर पुरुलिया। ठीक है, और पी फॉर पश्चिम बंगाल। मैं वेस्ट बंगाल नहीं बोल रही, मैं पश्चिम बंगाल बोल रही हूँ, ताकि आपको ये याद हो जाए। क्योंकि इसके स्टाइल्स तो पूछे ही जाते हैं कि कितने स्टाइल्स है, पर साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कि पुरुलिया छऊ ये कौन से स्टेट का है, ये बताओ। और कई बार पूछ लिया जाता है मयूरभंज छऊ ये कौन से स्टेट का है। तो आपको प्रॉपर, अगर आप एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है आपको डिटेल में पता होना चाहिए, और उसके एडिशनल फैक्ट भी पता होने चाहिए। ठीक है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है, सरायकेला छऊ झारखंड का है। ठीक है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। अब याद कैसे रखेंगे आप, जो सरायकेला छऊ है ना, वो झारखंड का है। तो जैसे केला, केला वर्ड यहाँ पे आ रहा है ना, तो केले की झाड़ होती है। ठीक है, प्रॉपर पेड़ नहीं होता है केले का, आपने देखा होगा, कुछ वैसा पेड़ नहीं होता है कि इसका मोटा सा तना है। नॉर्मली एक झाड़ की तरह होता है। तो झारखंड याद रखेंगे। और मयूरभंज छऊ ये है उड़ीसा का। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो, मयूर का मतलब होता है मोर, तो मोर क्या करता है, उड़ता है।
तो उड़ीसा में थोड़ा सा सेंस आ रहा है ना उड़ने का, है ना, तो मयूरभंज से याद रखेंगे उड़ने वाला सेंस, यानी कि उड़ीसा से रिलेटेड है। तो तीनों याद रखेंगे आप इसको। और आगे देखते हैं, ये तो सारा मैंने आपको बता ही दिया है। The Cultural Ministry of India has included Chhau in the list of classical dance, making a total 9 classical dance forms. हाँ देखो, छऊ को भी ना क्लासिकल डांस की फॉर्म में रखा गया है, बट आप अभी के लिए रिसेंट के लिए सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि टोटल ना 8 ही क्लासिकल डांस हैं। इसको जो कल्चरल मिनिस्ट्री है ना हमारी इंडिया की, उसने कहा है कि जो हमारा नौवा क्लासिकल डांस फॉर्म होगा ना, ये होगा छऊ। ठीक है, तो ये याद रखना। बट क्लासिकल डांस अभी तक तो 8 ही है। ठीक है, इस पे बात चल रही है नौवे की कि ये छऊ हो सकता है। नेक्स्ट पे चलिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुग्गा is the famous ritualistic dance of dash which is performed in the procession taken out in memory of गुग्गा पीर। देखो, गुग्गा एक रिचुअलिस्टिक डांस है, और इसको ना जो यहाँ के गुग्गा पीर है ना, उनकी याद में इसको परफॉर्म किया जाता है, गुग्गा डांस को। ठीक है, तो गुग्गा डांस बेसिकली ये है कौन से स्टेट का? तो देखो, गुग्गा डांस ना ये है हरियाणा का। ऑप्शन में हमको कहीं दिख रहा है कि हरियाणा? हाँ देखो, हरियाणा ये दिख गया हमें। ऑप्शन नंबर सी में हमको हरियाणा दिख रहा है। हरियाणा का डांस है ये गुग्गा डांस। ठीक है, अब एडिशनल देख लेते हैं। हाँ देखो, ये जो गुग्गा डांस है ना, ये एक रिलीजियस डांस है, और बेसिकली ना इसको जो भादों का महीना होता है उस टाइम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जो गुग्गा डांस है बेसिकली ना, इसको मैन जो होते हैं ना, जो पुरुष होते हैं, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो डांसर्स होते हैं वो कुछ चीज़ों को, कुछ इंस्ट्रूमेंट को कैरी करते हैं, जैसे कि थाली को कैरी करते हैं। थाली होता है इसमें, इस डांस में चिमटा होता है, देरू होता है। अब देरू कुछ होता होगा। ठीक है, अब फोक डांस देख लेते हैं हरियाणा के कुछ और कौन कौन से फोक डांस है। तो हरियाणा के फोक डांस में आप याद रखेंगे, फाल्गुन डांस है, लूर डांस है, डफ डांस है, खोरिया डांस है, सांग डांस है, धमाल डांस है, झूमर डांस है। तो देखो, डांस का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से, बट आपने इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट कितना याद रखा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सात तो ये आपने डांस ही याद रख लिया। ठीक है, और साथ में आपने ये भी याद रखा कि इसको मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आपने फिर ये भी याद रखा कि इस डांस में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। फिर आपने ये भी याद रखा कि इस स्टेट का ये डांस है। ठीक है, तो कितनी सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। फिर देखो, 7, 8, 9, 10, 11, तो आप 11 एक्स्ट्रा फैक्ट को, 11 तो नहीं, मैं कहूँगी 10 एक्स्ट्रा फैक्ट को आप याद कर रहे हो एक बार में। ठीक है, क्योंकि सुनने से भी, वीडियोस को देखने से भी याद होता है। नेक्स्ट पे चलिए, या कुछ मैं एडिशनल बता दूँ आपको? अच्छा, मैं बता ही देती हूँ थोड़ा सा। देखो, ये जो गुग्गा पीर होते हैं ना, बेसिकली जो इस डांस में होता क्या है, जो गुग्गा पीर है ना, इनकी कब्र के चारों ओर ना, जैसे मान लो ये इनकी कब्र है, इनकी कब्र के चारों ओर ना इनका सम्मान करने के लिए कुछ गीत वगैरह गाए जाते हैं, कुछ गाना वगैरह गाए जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे डांस भी करते हैं। ठीक है, और इनकी पूजा ना हिंदू और मुस्लिम दोनों ही करते हैं हरियाणा में। हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, छांग डांस इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ। छांग डांस ये कहाँ का डांस है? तो छांग डांस है ये राजस्थान का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ का डांस है? तो ये राजस्थान का डांस है। ठीक है, अब देखो, जो छांग डांस है इसको धमाल डांस और डफ डांस के नाम से भी जाना जाता है। और इसको ना, जो हिंदुओं का जो होली फेस्टिवल होता है ना, ठीक है, होली फेस्टिवल के टाइम पे इस छांग डांस को किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। और माना जाता है इस छांग डांस में कि ये ना बुराई पर अच्छाई की जीत है। ठीक है, और देखो, पॉपुलरली इसको ना होली के टाइम पे, मतलब इस डांस को होली के टाइम पे किया जाता है। ठीक है, तो कई बार ना इसको होली डांस भी कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि होली डांस कौन से डांस को कहते हैं? तो होली डांस आपका हो जाएगा ना, छांग डांस हो जाएगा, और इसको धमाल डांस, डफ डांस भी कहते हैं। तो एक ही डांस के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गिद्दा डांस इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स।
गिद्दा कहाँ का फोक डांस है? तो गिद्दा आप सबको ही पता होगा, ये पंजाब का फोक डांस है। और बेसिकली गिद्दा को ना फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फीमेल्स करती हैं गिद्दा डांस को। अब गिद्दा इज परफॉर्म्ड बाय वुमन ड्यूरिंग सोशल गैदरिंग। अदर डांस देख लेते हैं पंजाब के, तो भांगड़ा डांस है पंजाब में, डफ डांस है, डफ देखो हरियाणा में भी पढ़ा था हमने, लुद्दी डांस है, जागो डांस है, धमाल डांस है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप देखते हैं कुछ कुछ डांस सिमिलर होते हैं कुछ कुछ स्टेट के। तो क्या होता है, जो स्टेट आसपास होते हैं ना, तो कई बार उनके फेस्टिवल्स, उनके डांस, ये सारी चीज़ें सिमिलर हो जाती है। ठीक है। जैसे बिहार का कुछ है, तो मोस्ट प्रोबेबली झारखंड में भी होगा, क्योंकि बिहार झारखंड पहले एक ही था। अब कुछ चीज़ें हरियाणा की और पंजाब की सेम है, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि पहले जो ये हरियाणा को तो अलग करके बनाया गया था ना, पहले तो सब पंजाब में ही था, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच हड़प्पन साइट वॉज अ पेव्ड बाथरूम फाउंड। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि कहाँ पर ना एक देखा जाए तो बाथरूम के साक्ष्य मिले हैं, बाथरूम के प्रूफ मिले हैं हड़प्पा साइट में। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी है ना, मोहनजोदारो, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमें बाथरूम के साक्ष्य मिले हैं, और आया हुआ है देख लो, 2024 में ही है। ठीक है। और अब मोहनजोदारो देखो, ये है कहाँ, तो ये पाकिस्तान में है मोहनजोदारो, और सिंधु नदी के किनारे ये मोहनजोदारो है। ठीक है। और कुछ सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज देख लेते हैं मोहनजोदारो में। तो यहाँ से ब्रोंज ब्रॉन्ज स्टेटस की एक डांसिंग गर्ल पाई गई है, मतलब नाचती हुई का एक तांबे की मूर्ति सी, स्टेटस नहीं, सॉरी स्टेटू है। तो स्टैचू पाई गई है, एक मूर्ति पाई गई है, और एक पुजारी की मूर्ति भी पाई गई है, बियर्ड जिसमें कि उसकी दाढ़ी बनी हुई है। और ग्रेट ग्रेनरी पाई गई है, ग्रेनरी मतलब जिसमें अन्न वगैरह जमा किया जाता था, तो ये बहुत बड़ी ग्रेनरी यहीं पर पाई गई है मोहनजोदारो में। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, at which of the following places in the Indus Valley civilization a brick structure has been identified as a dockyard meant for berthing ship and handling cargo। अब इनमें से एक ऐसा प्लेस बताना है जो कि इंडस वैली में ना एक ब्रिक स्ट्रक्चर था, और इसको आइडेंटिफाइड किया गया है डॉकयार्ड के रूप में। डॉकयार्ड समझते हैं, जहाँ पर जहाज वगैरह बनाई जाती है और जहाँ पे इसकी मरम्मत की जाती है। ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्लेस था जहाँ पर ये डॉकयार्ड पाया गया है? तो ये था लोथल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लोथल था कहाँ पर ये? तो ये गुजरात में था लोथल। ठीक है। हाँ, इधर देखते हैं। जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पे ना कुछ और एविडेंस भी पाए गए हैं, जैसे कि चावल की खेती के एविडेंस पाए गए हैं, सी पोर्ट पाया गया है इन, और जो कि यहाँ मतलब सी पोर्ट पाया गया है जो कि इंडस वैली के लोग यूज़ करते थे। और डॉक यार्ड ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्ड है आपके वोकेबलरी के अकॉर्डिंग भी। डॉक यार्ड को याद रखेंगे, इसको शिप यार्ड भी कहते हैं, शिप यार्ड। ठीक है। दोनों का सेम मतलब है कि जहाँ जहाज वगैरह बनते हैं, मरम्मत की जाती है उनकी, मतलब इससे रिलेटेड काम जहाँ पर होता है, कार्गो वगैरह का काम होता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हड़प्पा द ग्रेनरी हैड रोज ऑफ ब्रिक प्लेटफॉर्म फॉर थ्रेशिंग द ग्रीन। देखो, हड़प्पा सभ्यता में ना जो ग्रेनरी है, जो अनाज है उसको कूटने वगैरह के लिए, उसको पीसने वगैरह के लिए जो ग्रेन होता है, तो उसके लिए ना ईंटों की जो रोज है ना, उसको एक तरह से, ये जो ब्रिक प्लेटफॉर्म है ना, वो किस तरह की बनी हुई थी? तो क्या डायगोनल बनी हुई थी, स्फेरिकल बनी हुई थी, रेक्टेंगुलर बनी हुई थी, सर्कुलर बनी हुई थी? तो देखो, ये बनी हुई थी सर्कुलर, गोलाकार में बनी हुई थी, या हम कह सकते हैं वृत्ताकार में बनी हुई थी। जो भी ये
ब्रिक का जो प्लेटफॉर्म था जहाँ पे भी अनाज वगैरह रखा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और अब अब यहाँ पे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेनरी डिस्कवर्ड किया गया है। दो रीजन में, दो जगह पे पाया गया है। एक तो हड़प्पा सभ्यता में और एक मोहनजोदारो में। ग्रेनरी मतलब अन्नागार, जहाँ पे अन्न वगैरह रखा जाता है, जो कि जैसे कि चावल गेहूं, जो एक जैसे हम गोदाम बोलते हैं ना, तो सेम उसको अन्नागार बोला जाता है। तो ये दो जगह पाए गए हैं, मोहनजोदारो में और हड़प्पा में। तो मोहनजोदारो तो पाकिस्तान में था, है ना, पाकिस्तान में है अभी अभी। पहले के टाइम में ये हमारे इंडिया में रहा रहा होगा। और हड़प्पा कहाँ पर है? ये हमारे इंडिया में है ये। ठीक है। अब मोहनजोदारो इंडस रिवर यानी कि सिंधु रिवर के पास स्थित है। और ये एक मेजर साइट है जहाँ पर बहुत बड़ा अन्नागार पाया गया है और लार्जेस्ट बिल्डिंग पाई गई है। ठीक है। कुछ एडिशनल याद रख सकते हैं यहाँ से। तो ये याद रख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। तो ये याद रख सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वॉज द प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ इंडस वैली टाउन्स एंड सिटीज। इंडस वैली में जो टाउन्स थे और सिटीज थी, तो इनका जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर था ना, वो कैसा था? ठीक है, बताना है कि किस तरह के यहाँ पे ना, मतलब ये टाउन्स और सिटीज किस तरह बने हुए थे। तो यहाँ पे सिटाडेल थे, सिटाडेल की तरह बने थे, पिरामिड की तरह बने थे, आर्क की तरह बने थे, स्तूप की तरह बने थे। देखो करेक्ट आंसर होगा सिटाडेल। ठीक है। सिटाडेल मतलब होता क्या है? बड़े बड़े किले, बड़े बड़े दुर्ग, बहुत जो ऊंचाई पर बने होते हैं, उसको हम कहते हैं सिटाडेल। पिरामिड वगैरह तो नहीं था। ठीक है, पिरामिड तो नहीं था। और आर्क वगैरह नहीं था। पिरामिड तो जैसे इजिप्ट वगैरह के साइड होता है ना। स्तूप वगैरह भी नहीं था। तो सिटाडेल करेक्ट आंसर होगा। हाँ, सिटाडेल करेक्ट आंसर है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और आर डी बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। और यहाँ से कुछ मेजर सिटीज बात कर लेते हैं जो कि ग्रिड बेस्ड थे। यहाँ पे ग्रिड बेस्ड टाउन प्लानिंग थी। और यहाँ पे यूज हुआ था बर्ंट ब्रिक का, जले हुए ईंटों का। और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड सिस्टम था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। और धोलावीरा का वाटर रिजर्वोयर हम कह सकते हैं यहाँ का, ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। और सिटाडेल थे यहाँ पे, यानी कि वही ऊंचाई पे बने हुए ऐसे किले, ऐसे करके बने हुए ताकि कोई आक्रमण ना कर पाए। ठीक है। और एक्सेप्ट चनहुदरो, चनहुदरो में नहीं था सिटाडेल, बाकी हर जगह सिटाडेल मिले हैं। स्तूप से हम कह सकते हैं जिसमें कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल होते हैं। पिरामिड वही होते हैं जो इजिप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इजिप्ट वगैरह में बनते हैं ना पिरामिड। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अच्छा, हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, और हमें इस स्टेटमेंट को बताना है कि ये कौन सा सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं, ये है। और स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, वो ये रहा। ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या है? मोस्ट ऑफ हड़प्पा साइट्स सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हड़प्पा के मोस्ट ऑफ सिटीज थे वो टू पार्ट्स में डिवाइड थे। क्या आपको लगता है कि ये सही है? हाँ जी, सही है, क्योंकि टू पार्ट्स में ही डिवाइड थे। एक तो था सिटाडेल जो मैंने अभी बताया, सिटाडेल जो कि ऊंचाई पे बना हुआ था। और एक था लोअर टाउन जो कि ऐसे बना हुआ था नीचे की साइड। ठीक है, एक है सिटाडेल और एक है लोअर टाउन। ठीक है, तो ये पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट। दूसरा देखते हैं। स्टेटमेंट सेकंड कहता है कि द आर्कियोलॉजिकल इज डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन एज सिटाडेल। जो लोअर पार्ट था ना यहाँ के टाउन को, उसको सिटाडेल कहते हैं। क्या ये सही है? अभी अभी तो बताया मैंने, सिटाडेल जो ऊंचाई पे किला बना हुआ था। तो दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? गलत है।
यानी कि पहला करेक्ट है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ओनली सी। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ देखो, सी आंसर ना हमारा करेक्ट है, ये वाला। अब यहाँ पे मैं पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता चुकी हूँ कि दो सेक्शन में डिवाइड थे, एक था सिटाडेल और एक था लोअर टाउन। सिटाडेल ये था और लोअर टाउन छोटे छोटे ये घर बने हुए थे जो कि वो था। ठीक है। और यहाँ पे कुछ और अगर मैं आपको बताऊँ तो ये सब मैं बता चुकी हूँ, ये नहीं बताऊँगी, ये पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द बेस्ट नॉन चाहमान रूलर? चाहमान रूलर के रूप में कौन जाना जाता है? चाहमान मतलब हम कह सकते हैं चौहान, इसको दोनों ही नाम से कह सकते हैं। तो जो सबसे फेमस चाहमान का जो रूलर था, शासक था, वो कौन था? तो ऑप्शन में देखो क्या है हमारे पास। पृथ्वीराज थर्ड, विग्रहराज सेकंड, पृथ्वीराज फर्स्ट, वासुदेवा। देखो करेक्ट आंसर होगा पृथ्वीराज थर्ड। यह था चहमान रूलर। ठीक है। और आया हुआ एसएससी सीजीएल 2022 में, फोर्थ शिफ्ट पे। ठीक है। तो पृथ्वीराज थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बेस्ट चहमान रूलर के रूप में जाना जाता है। अब पृथ्वीराज पृथ्वीराज जो थर्ड है, इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो शासन रहा है 1168 से 1192 के बीच में रहा है। और इन्होंने ना देखो, ये जो तराइन का जो ही डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191। देखो यहाँ पे मैं समझाती हूँ आपको। तराइन का युद्ध सुना होगा आपने, तराइन का यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक मिनट को, मैं टी लिख देती हूँ सिर्फ। तराइन का जो फर्स्ट हुआ है युद्ध, ये और ये सेकंड। तो फर्स्ट युद्ध देखो हुआ कब था? तो ये हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। अब ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, और दूसरा भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, यानी कि डेफिनेटली हारा होगा, है ना। अगर पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है तो इसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया है। बट अग बट ये जो दूसरा है ना, तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें क्या होता है, इसमें ये मोहम्मद गोरी जीत जाता है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान डेफिनेटली हारा होगा। यहाँ पर ये हार गया और यहाँ पर ये हार गया, यानी कि दोनों को एक एक बार मौका मिला है जीतने का। पहले पृथ्वीराज तराइन का जो पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता है, मोहम्मद गोरी हारता है। और दूसरा में पृथ्वीराज चौहान हारता है और मोहम्मद गोरी ये जीत जाता है। ठीक है। अब कुछ एडिशनल और देखते हैं, ये तो मैं बता दिया मैंने। अब विग्रह राज सेकंड, इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, चहमान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब पृथ्वीराज जो फर्स्ट है, इनका टाइम पीरियड है यहाँ पर, ये भी चहमान डायनेस्टी से थे। और वासुदेव, ये थे कण्व डायनेस्टी के फाउंडर, वासुदेव। ठीक है। कण्व डायनेस्टी, कण्व बोलते हैं इसको, कानवास लिखा हुआ है यहाँ पे, कण्व डायनेस्टी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी थी, पहला राजवंश कौन सा था दिल्ली सल्तनत का? तो ये था मामलुक डायनेस्टी। ठीक है। गुलाम वंश जिसको बोलते हैं, ये मामलुक डायनेस्टी था, स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। तो कई नाम से जानते हैं इसको, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कई बार ऑप्शन में गुलाम गुलाम वंश होता है, तो गुलाम वंश लगा सकते हैं, मामलुक वंश लगा सकते हैं। अभी जो मामलुक वंश है, इसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ये बाद में ना आगे मतलब बाद में ना ये दिल्ली के पहले सुल्तान बनते हैं 1206 में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। और इस डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहा है, इसने 1206 से 1290 तक के बीच में जो दिल्ली सल्तनत है, इसने अपना राज किया है दिल्ली पर। और खिलजी डायनेस्टी
तो ये सेकंड डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। इसका टाइम पीरियड रहा है 1290 से 1320 के बीच में। जो तुगलक डायनेस्टी है, ये तीसरी डायनेस्टी रही है दिल्ली सल्तनत की, और इसका जो टाइम पीरियड रहा है ये 1320 से 1414 के बीच में। और फोर्थ तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पे। फोर्थ जो डायनेस्टी है ना इसकी, ये रही है सैयद वंश की, ठीक है। और लास्ट डायनेस्टी रही है ये लोधी डायनेस्टी। तो ये भी पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत का कि, जो लास्ट राजवंश है वो कौन सा है। पहला भी पूछा जा सकता है, लास्ट भी पूछा जा सकता है। तो लास्ट जो यहाँ की डायनेस्टी रही है ये लोधी डायनेस्टी रही है, और इसका जो टाइम पीरियड रहा है 1451 से 1526 के बीच में रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता who visited India during Delhi Sultanate originally belonged to which country? तो इब्न बतूता है ना, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ना इसने इंडिया में विजिट किया था। तो जो इब्न बतूता है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था? इजी क्वेश्चन है, मोरक्को से बिलोंग करता था ये इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी में हमको मोरक्को दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इब्न बतूता जो है ना, इसने विजिट किया था इंडिया में 1333 में, ठीक है। और इस टाइम शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का, और इन्होंने ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने मोरक्को से आए जो ये इब्न बतूता है ना, इसको अपना ना काजी अपॉइंट कर लिया था। काजी या फिर जज, मतलब जो सही और गलत चीजों का फैसला लेते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, अपना काजी अपॉइंट कर लिया था। किसको? इब्न बतूता को। अदर नोटेबल फॉरेन ट्रेवलर्स की बात कर लेते हैं। तो ह्यून तसांग, ये चाइना से बिलोंग करते थे। ये हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, ऐसे बोलूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अल बिरूनी, ये पर्शिया से बिलोंग करते थे, और ये मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, ठीक है। फ्रांस फ्रैंकोस बर्नियर, ये फ्रांस से बिलोंग करते थे, और ये शाहजहाँ और औरंगजेब के दरबार में आए थे। तो याद रखना है इसको आप। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, इन रेफरेंस टू द दिल्ली सल्तनत व्हाट वाज द ग्रुप ऑफ 40? ग्रुप ऑफ 40 जिसको कि हिंदी में कहते हैं 40 की सेना। तो दिल्ली सल्तनत में ना ये जो 40 की सेना थी वो क्या थी? तो मैं आपको बता दूं, देखो ये 40 की जो सेना थी ना, क्योंकि इतना बड़ा हमारा आंसर है, अगर हमें पहले से आंसर पता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अगर हमें आंसर पहले से पता है ना, तो हम इजीली क्या करेंगे, जो सही आंसर हम उसको डायरेक्ट ही टिक कर देंगे, हमें सारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं आपको तब भी सारे तरीके बताऊंगी। देखो, ग्रुप ऑफ 40 जो 40 की सेना थी ना, ये दिल्ली सल्तनत में तो 40 लोगों की, 40 जो तुर्की लोग हैं ना, तुर्की लोगों, वहाँ के जो गुलाम हैं, तुर्की गुलाम, उनका ना एक ग्रुप था। और इसको ना जो इल्तुतमिश थे ना, उनके द्वारा इसको बनाया गया था, उनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इस ग्रुप को, ठीक है। देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में। पहला देखो, दे वर मोस्टली पावरफुल टर्किश स्लेव्स ऑफ इल्तुतमिश हु टुक पावर इन द इंटररेजनम फॉलोइंग सुल्ताना रजियास किलिंग। तो देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो थे ना, ये ज्यादातर इल्तुतमिश के ये क्या थे, पावरफुल तुर्की गुलाम थे। और इन्होंने रजिया सुल्तान की हत्या के बाद सत्ता संभाल ली थी, यहाँ का जो भी यहाँ पे जो सत्ता है यहाँ, इसको अपने हाथ में ले लिया था। तो देखा जाए ना, तो ग्रुप ऑफ 40 में यही बताया गया था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे का क्या पढ़ ले थोड़ा सा। देखो, आगे का है जैसे, देवर 40 मिलिट्री आर्कर्स, ये 40 मिलिट्री आर्कर्स थे नहीं, ये स्लेव थे ना, गुलाम थे ये तुर्की के। देवर 40 बंजारा लीडर, ये बंजारा लीडर थे, बंजारा तो बिल्कुल भी नहीं थे, इसको भी कट कर दो, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देवर 40 राजपूत नोबल्स, राजपूत नोबल्स भी नहीं थे। पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रजिया सुल्तान की हत्या के बाद ये इन्होंने क्या कर ली थी, यहाँ की सत्या बोल रही मैं, इन्होंने यहाँ की सत्ता संभाल ली थी। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ देखो, ये है ना हमारा, ग्रुप ऑफ 40 इन द दिल्ली सल्तनत was a council of powerful Turkish Slavs formed by Iltutmish to assist in governance। 40 भी दिया हुआ है यहाँ पे, 40 लोगों की सेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर?
जब विजयनगर एम्पायर की स्थापना हो रही थी ना, तो उस टाइम पे ना दिल्ली का सुल्तान कौन था? इजी क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान था ये। हाँ, एक मिनट रुकेंगे। तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक तो है ही नहीं, क्योंकि यही तो था मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान। अच्छा, ये तो रहा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही तो था। सॉरी। हाँ, दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही था ना, जब विजयनगर एम्पायर की स्थापना हो रही थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना हमारा। हम्म। कई बार देखो कितना कंफ्यूजन हो जाता है कि आंसर सामने होता है और आंसर तब भी नहीं दिखता है। अब देखो, ये जो विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ना दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का नाम के भाइयों ने की थी 1336 में। और विजयनगर साम्राज्य की जो कैपिटल थी वो थी हम्पी। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ कर्नाटक की, क्योंकि ये पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं हम, बट वो रिसेंट में प्रेजेंट में ये कर्नाटक है। कैपिटल है हम्पी। और यहाँ पे ना हम्पी में द एम्पायर स्टेज फ्रॉम कृष्णा रिवर इन द नॉर्थ। ये ना कृष्णा रिवर से लेकर ना दक्षिण तक फैला हुआ था ये वाला एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। और कुछ ना हम डायनेस्टी के में फर्स्ट डायनेस्टी और लास्ट रूलर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे संगम डायनेस्टी का जो फर्स्ट था वो हरिहर था, हरिहर फर्स्ट। और लास्ट था राजशेखरा। सलूव डायनेस्टी के थे फर्स्ट सलुवा और नरसिम्हा, सलुवा नरसिम्हा, और लास्ट थे सदाशिव। तुलुक डायनेस्टी के फर्स्ट थे रामा और लास्ट थे वेंकट। और अराविदु डायनेस्टी के थे फर्स्ट तिरुमाला राया और लास्ट थे श्रीरंगा थर्ड। ठीक है। तो ये एडिशनल में आप ये याद रख सकते हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे तो अच्छी बात है, याद नहीं रख सकते तो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो चला के सुन सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि जितने भी एडिशनल फैक्ट मैं करवा रही हूँ ना, प्लीज़ उसको याद कर ही लेना अगर आप चाहते हैं कि जीके जीएस में अच्छे नंबर बन जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे ना जीके जीएस की वजह से ही रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। डेली मेरी आप सीरीज देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट इसलिए भी अच्छा मिलेगा, या तो आप दो काम कीजिए, या तो आप नोट्स बना लीजिए, या मेरी वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।